सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अनुकरण का सिद्धांत इस पर चर्चा करेंगे। यह हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगता है और जहाँ से निश्चित तौर पर एक या दो प्रश्न जो है हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, साधारण सा टॉपिक है। अपन चर्चा करेंगे इस पर और आराम से इसको समझेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है और जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अनुकरण का सिद्धांत। आमतौर पर अनुकरण से हम अभिप्राय ये निकालते हैं कि किसी की नकल करना या किसी का पीछा करना या जैसा कोई कर रहा है उसके समान क्रिया करना, ये अनुकरण कहलाता है आमतौर पर, ठीक है। लेकिन अरस्तु और उसके गुरु प्लेटो, इन दोनों ने अनुकरण की कुछ और परिभाषाएं दी है, अनुकरण को कुछ और तरीकों से परिभाषित किया है। वो क्या चीज़ें हैं, यही हमारा अनुकरण का सिद्धांत है। मूल रूप से हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है वो अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है, ठीक है। केवल अरस्तु ने जो अपनी विचार रखे हैं अनुकरण को लेकर वही हमें याद करने हैं। हमें प्लेटो के या क्रॉन्चेन के ऐसे कुछ याद नहीं पढ़ना है। अपन को केवल अरस्तु के जो अनुकरण का सिद्धांत है वही अपन को याद करना है, वही हमें कंठस्थ करना है। देखिए, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण शब्द जो है वो यूनानी भाषा के मीमेसस, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि अनुकरण शब्द जो है वो किससे बना है। तो अनुकरण शब्द है यूनानी भाषा के मीमेसस से बना है। और अंग्रेजी का पूछे तो अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन, इमिटेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, हिंदी अर्थ है। तो शब्द को लेकर प्रश्न बन सकता है कि अनुकरण शब्द जो है वो किस भाषा का है। तो यूनानी भाषा के मिमेसिस का अर्थ है अनुकरण और अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन का अर्थ है अनुकरण, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए, अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। अपन को मालूम है कि अनुकरण अरस्तु है, उसके गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। प्लेटो ने कला को जीवन की अनुकृति माना है। प्लेटो ये कहते हैं कि प्रत्येक कला जो है वो जीवन की अनुकृति है, जीवन की नकल है। जब भी कोई कवि, जब भी कोई कलाकार कोई कला दिखाता है या कला रचता है तो वो वास्तव में जीवन की नकल करता है, जीवन का अनुकरण करता है। ये विचार किसने रखे हैं, प्लेटो ने रखे हैं। अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया, छोटे अर्थ में किया, संकुचित अर्थ में किया है, किसने, प्लेटो ने। लेकिन उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व मतलब झूठापन रहता है, वो कभी चीज जो है वास्तविक नहीं बन पाती है। प्लेटो ये कहता है जब कोई कवि, जब कोई कलाकार, जब कोई रचनाकार कोई रचना बनाता है तो वास्तव में वो जीवन की नकल करता है। और जब वो नकल करता है तो उसमें हमेशा मिथ्यात्व रहता है, झूठापन रहता है, कभी भी उसमें वास्तविकता, उसमें सत्यता निहित नहीं हो पाती है। ये किसने कहा है, ये प्लेटो ने कहा है। और ये सारी जो है मिथ्यता जो है कैसी है, हे त्याग्य है। ये तो है प्लेटो के विचार, ठीक है। अपने अरस्तु के विचार अपन को याद रखने हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको शुरू करने से पहले अपन को प्लेटो को भी पढ़ना है कि प्लेटो ने अनुकरण को लेकर क्या विचार रखे हैं। क्योंकि कई बार जो है तुलनात्मक प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि प्लेटो ने ये कहा है तो उसके विरुद्ध अरस्तु ने अपने क्या विचार रखे हैं। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। तो थोड़ा बहुत अपन को प्लेटो के बारे में भी जानना है कि प्लेटो ने अनुकरण को लेकर क्या विचार रखे हैं। आगे देखिए, इसके विपरीत अरस्तु ने क्या किया है। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति माना है। प्लेटो जो है वो कला को जीवन की अनुकृति मानता है और अरस्तु जो है वो किसी भी कला को प्रकृति की अनुकृति माना है। अब यहां प्रकृति शब्द क्या है, तो देखिए, यहां प्रकृति से तात्पर्य जीवन के समग्र और आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों के समावेश से। यहां प्रकृति का मतलब क्या है, संपूर्ण जीवन, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे प्रकृति का हो, संपूर्ण जीवन का, उसका आंतरिक भाग, उसका बाह्य भाग, सबका समावेश क्या है, प्रकृति है। और अरस्तु ये कहता है कि कला जो है प्रकृति की अनुकृति है, जीवन की अनुकृति नहीं है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है अंतर प्लेटो में और अरस्तु में। प्लेटो कहता है कि कला जो है जीवन की अनुकृति है, उसमें मिथ्यात्व रहता है, वो ये है, त्याग्य है, उसमें कभी वास्तविकता नहीं आ पाती है। लेकिन अरस्तु ये कहता है कि अनुकरण जो है वो प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति से अरस्तु का मतलब है संपूर्ण जीवन।
उसमें आंतरिक भाग भी आ जाएगा, उसमें बाह्य भाग भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये उन दोनों में कंपैरिजन अपन को याद रखना है कि कला प्रकृति का भावपरक और कलात्मक पुनर्निर्माण है। कि कोई भी कला, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे काव्य कला हो, चाहे नाट्य कला हो, कोई भी कला हो, वास्तव में क्या है? तो वास्तव में प्रकृति का भावपरक। जब भी कोई कवि जो है कविता लिखता है तो उसमें उसके भाव निहित रहते हैं। तो कला जो है एक भावपरक और कल्पनात्मक, उसमें उसकी कल्पना निहित रहती है। और कलात्मक क्या है? पुनर्निर्माण है। ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है अरस्तु के अनुकरण को लेकर कि अरस्तु ने अनुकरण को पुनर्निर्माण माना है, हूबहू नकल नहीं माना है कि हमने उसकी नकल कर ली, अपनी काव्य रचना लिख ली। नहीं, अरस्तु ये कहता है कि कविता जो है, जो काव्य जो है, वो वास्तव में एक पुनर्निर्माण है। कवि जो है उस प्रकृति का पुनर्निर्माण कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने प्रकृति की हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है, बल्कि वे तो मानते हैं कि अनुकरण की प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष और अभाव को भी कला के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ अरस्तु ने। अरस्तु ये कहता है कि अनुकरण नकल नहीं है, बल्कि वो तो एक सुधार है। कई बार प्रकृति में जो कमियां रह जाती है वो कवि जो है अपने काव्य में अपनी कला के द्वारा उसको पूरा कर देता है, उसको ठीक कर देता है। प्रकृति जो कमी है, प्रकृति की जो कमियां हैं, जो दोष है, उनको वह ठीक कर देता है। किसके द्वारा? अपनी कला के द्वारा। तो अरस्तु ये कहता है कि अनुकरण जो है हूबहू नकल नहीं है, एक पुनर्निर्माण है। और इस पुनर्निर्माण में कवि की भावात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति निहित रहती है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा अरस्तु का कहना है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि अरस्तु ने अनुकरण को किस प्रकार परिभाषित किया है। आगे देखिए, अब अरस्तु ने अपना जो अनुकरण का सिद्धांत है वो एक पुस्तक में दिया है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? पेरीपोइटेकस। पेरीपोइटेकस उनकी पुस्तक का नाम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है काव्य शास्त्र। ठीक है, काव्य शास्त्र। इसमें उन्होंने काव्य कला को राजनीति और नीति शास्त्र नहीं, बल्कि सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा है। और इस पुस्तक में उन्होंने जो अनुकरण है, जो कला है, उसको उन्होंने सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से परिभाषित किया है। उन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र की दृष्टि से इसको परिभाषित नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से परीक्षा के लायक जो तथ्य है वो है पेरीपोइटेकस, इसका हिंदी अर्थ होता है काव्य शास्त्र। और ये पुस्तक किसकी है? ये अरस्तु की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने अनुकरण को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। इस पुस्तक में 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। और अरस्तु के अनुसार कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद ये है कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इसलिए काव्य सार्वभौमिक की अभिव्यक्ति है और इतिहास किसी विशेष की अभिव्यक्ति है। बहुत बड़ा यहाँ पर कथन दिया है अरस्तु का, और ये प्रश्न भी आ चुका है। इस कथन के द्वारा अरस्तु ने इतिहासकार और कवि में विभेद किया है कि इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, और वो एक विशेष घटना है। इतिहासकार एक विशेष घटना का वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, लेकिन कवि किसका वर्णन करता है? कवि उस चीज का वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। कवि अपनी कल्पना के द्वारा उस तथ्य का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो सकता है, लेकिन इतिहासकार उसी चीज का वर्णन कर सकता है जो घटित हो चुका है। यानी कि इतिहासकार केवल विशेष की अभिव्यक्ति करता है, जो चीज हो चुकी है विशेष चीज उसकी है, लेकिन कवि सार्वभौमिक वस्तु की जो है अभिव्यक्ति कर सकता है। सार्वभौमिक का मतलब है जो हर जगह है, हर एक चीज पर कविता की जा सकती है, लेकिन इतिहास केवल एक विशेष पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अरस्तु कहता है कि कवि और इतिहासकार किस प्रकार भिन्न हैं? तो कवि उस चीज का वर्णन करता है जो हो सकती है, इतिहासकार केवल उसी का वर्णन कर सकता है जो विशेष चीज घटित हो चुकी है। ठीक है, यानी कि कवि जो है सार्वभौमिक की अभिव्यक्ति करता है, हर एक चीज की अभिव्यक्ति वो कर सकता है, लेकिन इतिहासकार केवल एक विशेष चीज की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर इतिहासकार और कवि में विभेद अरस्तु ने अपने इस पुस्तक में किया है। आगे देखिए, अरस्तु के अनुसार कवि कर्ता है। ये प्रश्न भी आ चुका है। अरस्तु जो है कवि को कर्ता मानता है।
क्या मानता है? कर्ता। कर्ता मतलब निर्माण करने वाला, रचना करने वाला। लेकिन प्लेटो जो है वो कवि को क्या मानता है? अनुकर्ता, यानी कि नकल करने वाला मानता है। तो अरस्तु के अनुसार कवि कर्ता है, और कर्ता होने के नाते कवि को 3 वस्तुओं में से एक का अनुकरण करना पड़ता है, जिन्हें अनुकरण के 3 रूप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 रूप, और तीनों रूप परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अरस्तु ये कहता है कि वास्तव में कवि जो है एक अनुकर्ता नहीं है, एक कर्ता है, एक पुनर्निर्माण करता है, जो प्रकृति को देखकर उसका पुनर्उत्पादन, पुनर्सृजन करने की कोशिश करता है। और इसके दौरान वो 3 चीज़ों का अनुकरण करता है। 3 चीज़ों के अनुकरण के द्वारा अपनी नई अनुकृति बनाता है, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो अपन को याद रखनी है। पहली, प्रतीयमान। प्रतीयमान मतलब जैसी वस्तु प्रतीत हो रही है, अर्थात वस्तु जैसी थी या जैसी है उसका वैसा का वैसा नई चीज़ का उत्पादन करता, ये प्रतीयमान अवस्था है। दूसरी, संभाव्य, यानी कि उन्हें जैसा कहा या समझा जा सकता है, वस्तु कैसी हो सकती है, इसका अनुकरण। तो ये दूसरा अनुकरण की अवस्था है जो कवि करता है। तीसरा, आदर्श। आदर्श मतलब वस्तु कैसी होनी चाहिए। जैसे समझिए कि कवि जो है एक फूल को देखकर, एक गुलाब के फूल को देखकर कविता लिख रहा है, तो वो 3 प्रकार से कविता लिख सकता है उस गुलाब को देखकर। कैसे? पहली, जैसा वो गुलाब दिख रहा है वैसी की वैसी वो कविता लिख रहा है, ये तो हो गया प्रतीयमान अर्थ। दूसरा, संभाव्य, वो कैसा हो सकता है। अब वो गुलाब कैसा हो सकता है, अगर उन चीज़ों का वर्णन कवि ने किया है तो ये दूसरी स्थिति है अनुकरण की, संभाव्य स्थिति। तीसरी स्थिति कैसी? आदर्श स्थिति। अब उस गुलाब को कैसा होना चाहिए, वास्तव में गुलाब कैसा होना चाहिए, उस स्थिति का वर्णन यदि कवि करता है तो यह अनुकरण की आदर्श अवस्था है। तो अनुकरण की 3 अवस्थाएं हैं, 3 रूप है जिनका अनुकरण जो है कवि करता है। वो 3 रूप कौन कौन से आपको याद रखना है? पहला प्रतीयमान, दूसरा संभाव्य, और तीसरा आदर्श। प्रतीयमान का मतलब वस्तु जैसी है या जैसी थी, संभाव्य वस्तु कैसी हो सकती है, और तीसरा है आदर्श, वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो इन 3 जो है रूपों का जो है अनुकरण कवि करता है। और कवि वास्तव में क्या है? कवि करता है, अरस्तु के अनुसार अनुकर्ता नहीं है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अरस्तु के अनुकरण में आदर्श तत्व उपस्थित है। हमने जो 3 तत्व पढ़े हैं उन तीनों में अरस्तु के अनुकरण में कौन सा तत्व उपस्थित है? आदर्श, यानी कि वस्तु कैसी होनी चाहिए। कलाकृति वस्तु का प्रतिफलन न होकर कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफलन है। यानी कि वास्तव में जो चीज़ हो रही है, जो अनुकृति बन रही है, जो कृति निर्माण हो रही है, वो वास्तव में जो है कवि के मन का बिंब है, प्रतिबिंब है। कवि कैसा है, उसका मन कैसा है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, उसी का बिंब क्या है? वो अनुकृति है, ठीक है। ये चीज़ जो है अरस्तु जो है अपने अनुकरण सिद्धांत में कहता है। आगे देखिए, अब है अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण की 3 अवस्थाएं मानी है। अरस्तु जो है अपने जो अनुकरण का सिद्धांत है उसमें अनुकरण की 3 अवस्थाएं मानता है। इससे पहले हमने 3 रूप पढ़े कि अनुकरण कैसा हो सकता है। 3 अवस्थाएं, यानी कि जब अनुकृति बनेगी, अनुकरण किया जाएगा तो कवि को किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो अपन को याद रखनी है। पहला है इथोज। इथोज मतलब मूल भावना। पहले अपन को प्रकृति की उस चीज़ का जिसका अपन अनुकरण कर रहे हैं उसकी मूल भावना को समझना है कि वो मूल वस्तु कैसी है। ये पहली अवस्था है जिसको बोलते हैं इथोज। दूसरा है पैथोज। पैथोज मतलब अब उस चीज़ को देखकर कवि के मन में किस प्रकार की कल्पनाएं उठ रही है, वो है पीथोज, पैथोज, यानी कि इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति। तीसरा है ऑक्सीज। ऑक्सीज मतलब अब वह कल्पना कर ली है कि कभी भी ऐसी अनुकृति हो सकती है, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी क्या करता है, उसको लेकर अभिव्यक्ति करता है। तो तीसरी अवस्था जो है वो है ऑक्सीज। ऑक्सीज यानी कि भावों की अभिव्यक्ति, भावा अभिव्यक्ति। तो 3 अवस्थाएं अनुकरण की होती है जो अपन को याद रखनी है, इथोज, पैथोज और ऑक्सीज, ठीक है। आगे देखिए, अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रश्न अधिकतर यहां से बनते हैं। प्रश्न में क्या दिया जाता है, जैसा हमने पिछले सवालों में, पिछले पेपर में देखा, प्रश्न सीधा सा आता है कि अनुकरण से संबंधित
सही कथन को छांटिए, गलत कथन को छांटिए, या अनुकरण से संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। इस प्रकार के हमने प्रश्न बहुत बार देखे हैं और इस प्रकार के ही प्रश्न जो हमारी परीक्षा में बनते हैं। तो अनुकरण को लेकर और क्या चीज़ें अपन को याद रखनी है, कौन कौन से कथन अपन को याद रखने हैं, वो अपन इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, कला प्रकृति की अनुकृति है, नकल नहीं है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है कि कला, चाहे कोई भी कला हो, वो प्रकृति की क्या है? अनुकृति है, नकल नहीं है, एक नया निर्माण है, वास्तविक उसकी नकल नहीं है। ऐसा किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो पहली चीज़ अपन को याद रखनी है कि कला जो है वो प्रकृति की क्या है? अनुकृति है, नकल नहीं है। कविता सार्वभौमिक विषय, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कविता जो है एक सार्वभौमिक विषय है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी भूमि, पूरा संसार, सभी चीज़ों पर कविता की जा सकती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। इस प्रकृति की, इस जीवन की, इस संसार की छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, सब पर कविता की जा सकती है। इसलिए कविता जो है, काव्य जो है, एक सार्वभौमिक विषय है। काव्य में अनुकृति का माध्यम क्या है? भाषा, हम सभी को मालूम है। काव्य रचना के लिए जब अनुकृति करेंगे तो उसका माध्यम क्या रहेगा? उसका माध्यम हमेशा क्या रहेगा? भाषा। किसी न किसी भाषा में ही कविता की जा सकती है। तो अनुकृति का माध्यम क्या रहेगा? भाषा। ये अपन को याद रखना है। फिर अरस्तु ने अनुकरण में काव्य कला को ही श्रेष्ठ माना है। अनुकरण की कई कलाएं हो सकती हैं, जैसे चित्रकला है, जैसे नाट्य कला है, जैसे काव्य कला है, ठीक है। तो बहुत सारी कलाएं जो हो सकती है, लेकिन अरस्तु ये कहता है कि सभी अनुकरण की कलाओं में कौन सी कला श्रेष्ठ है? तो काव्य कला श्रेष्ठ है। ये अपन को याद रखना है। और काव्य कला में भी कौन सी कला श्रेष्ठ है? तो काव्य कला में भी नाट्य कला जो है, नाट्य काव्य जो है, वो अति श्रेष्ठ है। ये अपन को याद रखना है। ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अरस्तु के अनुसार कौन सी अनुकरण कला श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है? तो नाट्य काव्य कला जो है उसको अरस्तु ने अति श्रेष्ठ माना है। अनुकरण का विषय व्यक्ति और उसके दैनिक क्रियाकलाप है। अनुकरण किसका किया जाएगा? व्यक्ति का, जो दैनिक क्रियाकलाप है, उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, जीवन की जो क्रियाएं हैं, उसी का अनुकरण किया जाना है। तो अपन को याद रखना है कि अनुकरण जो है उसका विषय क्या हो सकता है? उसका विषय व्यक्ति और उसके दैनिक क्रियाकलाप हो सकते हैं। फिर है अनुकरण मूल का पुनरुत्पादन है। हमने पहले ही पढ़ लिया। अनुकरण वास्तव में क्या है? मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है, पुनर्निर्माण है, एक नई रचना है मूल चीज की, ठीक है। तो अरस्तु ने जो अनुकरण है उसको मूल वस्तु का क्या माना है? पुनरुत्पादन माना है। अरस्तु ने कवि को कर्ता और प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता माना है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि अरस्तु कहता है कि कवि वास्तव में कर्ता है, वो नकलची नहीं है। वो क्या है? किसी चीज़ का पुनर्निर्माण करने वाला कर्ता है। लेकिन प्लेटो ये कहता है कि कवि जो है नकलची है, वो केवल नकल करता है। तो प्लेटो कहता है कि कवि अनुकर्ता है और अरस्तु कहता है कवि क्या है? करता है। इस कथन को अपन को विशेषकर याद रखना है। अरस्तु ने अनुकरण में वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पर क्या दिया है? बल दिया है। हमने पहले ही पढ़ा है। अरस्तु का जो अनुकरण है उसका रूप कौन सा है? तो उसका रूप आदर्श है। और आदर्श रूप में हमने पढ़ा था कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस चीज का जो है अनुकरण है कवि करता है, ठीक है। दो चार कथन और है। कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। हम सभी को मालूम है कविता जो है क्या है? किसकी अनुकृति है? जीवन की अनुकृति है। और अनुकरण वास्तव में क्या है? मनुष्य की मूल प्रवृत्ति रहती है। हर एक मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है कि वो किसी ना किसी का अनुकरण जरूर करता है। चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, वो हमेशा किसी न किसी का अनुकरण, किसी न किसी का नकल करने की कोशिश हमेशा करता है। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। कला व्यक्तिक अनुभूति न होकर समाज को आनंद प्रदान करने वाली वही व्यक्ति है। हमने काव्य परिजन में देखा था कि काव्य कला जो है, कला जो है वो आनंद की अभिव्यक्ति करने वाला है, हमेशा आनंद देने वाला है। उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन हमेशा क्या है? समाज को आनंदित करना ही रहा है। अरस्तु ने काव्य कला को सौंदर्य शास्त्र जोड़ा है। हमने पहले भी पढ़ लिया है। उन्होंने नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र नहीं जोड़ा है। उन्होंने अनुकरण को सौंदर्य शास्त्र से जोड़ा है। अरस्तु ने अनुकरण में अंतस चेतना पर कम बल दिया है। व्यक्ति के आंतरिक भावों की
जो चेतना है उसके जो उद्गार है उस पर कम बल दिया है। अरस्तु ने गीति काव्य की उपेक्षा की है। हमने पढ़ा कि अरस्तु ने किस काव्य को श्रेष्ठ माना है, तो नाट्य काव्य को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने गीति काव्य की यहाँ पर क्या कर दी है, उपेक्षा कर दी है। और ये अनुकरण के सिद्धांत की एक कमी है कि वो गीति काव्य को गौण मानते हैं। अंत में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को लेकर कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्री और भी है, उन्होंने अपने अपने अलग विचार दिए हैं कि वास्तव में अनुकरण क्या है। जैसा प्लेटो ने कहा है कि वो केवल अनुकरती है, वो जीवन की अनुकरती है। लेकिन कुछ और विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि वास्तव में अनुकरण ये चीज़ है। और क्या चीज़ है ये अपन को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। देखिए, पहला है ब्रूचर। ब्रूचर क्या कहते हैं कि सादृश्य विधान, जैसा है वैसा विधान करना, पुनर्आख्यान, जैसी है वैसी आख्यान वापस करना, और मूल का पुनर्उत्पादन ही क्या है, अनुकरण है। और ये किसने कहा है, ये ब्रूचर ने कहा है। मर्रे और एटकिंसन ने कहा है कि अनुकरण क्या है, पुनः सर्जन है। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कलाकृति का पुनः सर्जन ही क्या है, अनुकरण है। और ये किसने माना है, ये मर्रे और एटकिंसन ने माना है। एवरक्रॉम्बे कहता है कि किसी भी चीज का, किसी भी अनुकृति का पुनः प्रस्तुतिकरण, जैसी है उसका कुछ सुधार करके, उसके दोषों को दूर करके उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना ही क्या है, अनुकरण है। और ये किसने माना है, ये एवरक्रॉम्बे ने माना है। पोर्ट्स ने जीवन का पुनर्सर्जन कहा है। पोर्ट्स ने अनुकरण को क्या बोला है, जीवन का पुनर्सर्जन। किसका पुनर्सर्जन, जीवन का पुनर्सर्जन अनुकरण को माना है। किसने, पोर्ट्स ने। और अंत में है नगेंद्र। नगेंद्र कहते हैं कि नगेंद्र ने भी पुनर्सर्जन कहा है जिस भाव और कल्पना का यथेष्ट अंतर्भाव हो। नगेंद्र कहता है कि अनुकरण क्या है, अनुकरण भी पुनः सर्जन है, लेकिन उस पुनः सर्जन में दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। और कौन कौन सी, एक तो भाव हो, कवि के भाव उसमें जरूर निहित हो, जैसा है वैसा ना करें, कवि अपने भावों को भी उसमें शामिल करें। और साथ साथ में कल्पना भी करें, एक अच्छी कल्पना जो उस प्राकृतिक चीज़ की दोषों को, उसकी कमियों को पूरा करें, उसमें सुधार करें, फिर उसका सर्जन करें। ऐसा कौन बोलते हैं, नगेंद्र बोलते हैं। तो ये विभिन्न जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है उनके कथनों को अपन को याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने अनुकरण पर चर्चा की है। अनुकरण, हमको अरस्तु का अनुकरण पढ़ना है, वही हमारे पाठ्यक्रम में है, जहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो मैंने कोशिश की है कि साधारण शब्दों में, आसानी भाषा में आपको समझा सकूं। आप इसको नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बुक ज़रूर खरीदें। हमारी बुक निर्मोही के नोट्स काव्यशास्त्र नाम से अमेजोन पर उपलब्ध है, और जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद या उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद पढ़ें, तो सारी चीज़ें आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी और आपका अनुकरण को लेकर प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत